हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूपी जीके के आपके उत्तर प्रदेश के जो संबंधित सामान्य ज्ञान होता है उससे हम लोग संबंधित आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपके जो भी एग्जाम आपके प्रादेशिक स्तर के होते हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम आपके होते हैं, चाहे वो आपकी यूपी SSSC के एग्जाम हो, लोअर पीसीएस के एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप अपर पीसीएस ले लीजिए, इसके अतिरिक्त आप यूपीपी ले लीजिए, यूपीएसआई ले लीजिए, इन सभी में क्या होता है कि आपके प्रदेश से संबंधित जानकारी पूछी जाती हैं। और होता है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको पता होता है, क्योंकि हम सभी जो है उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, निवासी हैं, तो अपने आसपास के समाज की जो हमारे लोक संस्कृति आदि है उससे संबंधित बातें हमें पता रहती हैं, और थोड़ी मोड़ी बातें जो नहीं पता होती हैं हम उसको पढ़ करके सुन करके ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करें अपना आज का वीडियो। और आज का पहला सा शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और जवाब तुरंत दीजिएगा। कह रहा क्वेश्चन आपका कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ। ऑप्शन नंबर पहला करा 1950, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1935, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सन 2000, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया, यह आपसे पूछा है। तो देखिए, प्रारंभ में जब हम देखते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आपका उत्तराखंड भी आता था। यह अलग आपका पृथक राज्य नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आपकी कुछ दूसरी है और उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वह कुछ दूसरी है। तो इस आधार पर यहाँ पर जो है शासन प्रशासन करना कुछ कठिनाईपूर्ण हो रहा था, चुनौतीपूर्ण अपने आप में था। तो एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना उत्तराखंड राज्य को अलग कर दिया जाए। तो आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया गया। तो देखिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन नंबर पहले की बात करें 1950, तो 1950वां तारीख, वह 1950वां आपका वर्ष होता है जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की जाती है। तो 1950 जो है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आ जाता है। बात किया जाए अगर 1935 की, कब की, 1935 की, तो देखिए जो आपकी बात होती है आपकी 1921 के पहले राजधानी जो उत्तर प्रदेश की थी वह इलाहाबाद में थी। 1921 में यह निर्णय लिया गया उसके पहले की राजधानी जो है लखनऊ ट्रांसफ़र की जाए, क्योंकि लखनऊ अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में कहीं ना कहीं एकदम सेंट्रल में आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आंशिक रूप से 1921 में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, जबकि अगर बात करें कि पूर्ण रूपेण राजधानी लखनऊ कब आ गई थी, तो आ गई थी 1935 में। कब आ गई थी? 1935 में उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूपेण राजधानी बन गई थी आपकी लखनऊ। और जो तीसरा ऑप्शन है आपका सन 2000, तो तारीख होती है 9 नवंबर सन 2000 की, जब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था, या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को अलग करके उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके एक उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी। तो जो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यहाँ पे आपका सही जवाब बन रहा है कि सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश से काट करके। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा गाजीपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा बलिया, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा शामली। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए, जब हम लोग मैप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मैप पढ़ते हैं, जब लोग मानचित्र पढ़ते हैं तो उसमें उत्तर, पूरा, पश्चिम, दक्षिण आदि को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग जो है ऐसा निशान बना लेते हैं, एक ऐसा साइन बना लेते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है इसको दे दिया जाता है नॉर्थ। क्या कह देते हैं? नॉर्थ कह देते हैं, उत्तर कह देते हैं। इसको कह दिया जाता है ईस्ट। क्या कह दिया जाता है? ईस्ट कह दिया जाता है। इसको कह देते हैं साउथ कह दिया जाता है। और इसको कह दिया जाता है वेस्ट। यानी कि क्या हो जाएगा, पूरा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, या सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला इसका कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई कि जो आपका जो सबसे उत्तरी जिला बन जाएगा ये बन जाएगा सहारनपुर। क्या बन जाएगा? सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला के रूप में हो जाता है। जबकि अगर हम लोग दक्षिणी जिला की बात करें कि सबसे दक्षिणी बिंदु उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो यह हो जाता है सोनभद्र। क्या हो जाता है? सोनभद्र हो जाता है आपका, ठीक है। और अगर हम लोग पश्चिमी बिंदु की बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो हो जाता है आपका शामली। कौन सा हो जाता है? शामली हो जाता है। जबकि अगर पूर्वी बिंदु की बात करें तो आपका बन जाता है बलिया। क्या बन जाता है? बलिया बन जाता है।
और जो उत्तर प्रदेश से गंगा नदी निकलती हैं वह जो आपके बलिया जनपद से ही एग्जिट कर लेती हैं, बाहर निकल जाती हैं उत्तर प्रदेश से। तो जो आपका सही जवाब बनने वाला है वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि बलिया। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला होता है आपका बलिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है हरदोई जनपद से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है पीलीभीत जनपद से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है बिजनौर जनपद से, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है बलिया जनपद से। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम नदियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कि नदियों का जो उद्गम होता है वह तीन तरह से होता है। कितने तरीके से हो सकता है? तीन तरीके से। एक तो आपकी हिमालयी नदी होती है, एक होती है आपकी मैदानी नदी, और एक होती है आपकी पठारी नदी। ये तीन ही प्रकार की आपको नदी देखने को मिलती हैं। गोमती नदी कैसी नदी है? गोमती नदी अपने आप में आपकी एक मैदानी नदी है, और इसका उद्गम जो होता है यह कहाँ से होता है आपका? यह होता है आपका पीलीभीत जनपद के अंतर्गत एक फिल्लौर झील है, यहाँ से इसकी जो है उद्गम माना जाता है। तो पीलीभीत से आपकी गोमती नदी निकलती है। अब पीलीभीत किस लिए प्रसिद्ध है? यह अपने बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। आपका जो बांसुरी महोत्सव होता है वह आपके पीलीभीत जनपद में देखने को मिलता है। अगर हरदोई की बात किया जाए तो हरदोई से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है, मैदानी नदी, सही नदी है। हरदोई के भिजवान जिले से निकलती है, जिसके किनारे आपको जो है रायबरेली, सुल्तानपुर आदि जो है आपको देखने को मिलता है। यहाँ से आपकी ये सही नदी गुजरती है। अगर बिजनौर जनपद की बात करें, किसकी? बिजनौर जनपद की बात करें तो बिजनौर और बलिया दो जनपद आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये दो जनपद आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपका बिजनौर जनपद है, यहाँ से होता क्या है कि देखिए, जब गंगा नदी जो है उत्तराखंड से आपके यूपी में प्रवेश करती है तो किस जिले से प्रवेश करती है यूपी के? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। कहाँ से? बिजनौर से एंट्री करती हैं कौन? गंगा नदी। और निकासी कहाँ से होती है? निकासी हो जाती है बलिया से। तो बिजनौर से गंगा नदी की जो है प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और बलिया जनपद से बाहर हो जाती है। ठीक है, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कुशीनगर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सारनाथ, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका श्रावस्ती, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका सीतापुर। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, इसका जो सही जवाब बन जाएगा वह बन जाएगा आपका सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और यहीं पर सारनाथ में एक जगह थी मृगदाब में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। अगर श्रावस्ती जिले की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश दिए वो दिए थे ये श्रावस्ती जनपद में। और अगर कुशीनगर जनपद की बात किया जाए, कुशीनारा की बात किया जाए, तो कुशीनगर जनपद में महात्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया था। अब बात करें अगर सीतापुर की, तो सीतापुर आपका एक जिला है लखनऊ के बगल में ही, और सीतापुर में क्या प्रसिद्ध है? तो नैमिषारण्य धाम आपका प्रसिद्ध हो जाता है सीतापुर में। और नैमिषारण्य धाम को कहा जाता है कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में जानते हैं हम लोग नैमिषारण्य को। तो सीतापुर हो जाएगा आपका नैमिषारण्य। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ मृगदाब में, और अपने जीवन का जो उन्होंने अंतिम उपदेश दिया वो कुशीनगर में देते हैं। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए उसको भी देखते हैं। कह रहा है देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा बहराइच, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा बाराबंकी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अम्बेडकर नगर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका आगरा। तो देवा शरीफ का मेला आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? अभी हाल में ही आपका दशहरे का मेला गया है ना। और मेला जो है हम सभी के लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी होता है। एक नई रौनक हम लोग के चेहरे पर, एक नया उत्साह भीतर होता है मेले को लेकर के, मेला देखने के लिए, है ना। सभी के मन में, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, मेला को जो है कहीं ना कहीं उसकी आत्मा रहती है कि उसको मेला देखने को मिले। तो मेला हमारे जीवन क्या हो जाता है, एक अभिन्न अंग हो जाता है। जिसमें पूछ रहा कि देवा शरीफ का मेला आपको कहाँ देखने को मिलता है। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितने मेला देखने को मिलते हैं, तो जो रजिस्टर्ड मेला, जो बड़े लेवल के मेला हैं, लगभग आपके 2,500 प्लस मेला देखने को मिल जाते हैं। अभी आपका देखिएगा 2025 में आपका महाकुंभ लगेगा,
इसमें देखिएगा भयंकर आपका मेला देखने को मिलेगा इलाहाबाद में। खैर यहाँ बात कर रहा है देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा जो आपका देवा शरीफ का मेला लगता है यह लगता है आपका बाराबंकी में। कहाँ लगता है? बाराबंकी जनपद में आपको जो है देवा शरीफ का मेला देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए कि बहराइच जनपद, ठीक है, अभी दुर्भाग्य की बात रही कि मूर्ति विसर्जन को लेकर के बहराइच जनपद के अंतर्गत दो समुदाय के बीच में झड़प हुई और उसमें जो है एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई, तो बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। अगर बहराइच की बात करें, देखिए कोई भी मेला कोई भी त्यौहार हम सभी को उसको मिलजुल कर मनाना चाहिए और एक दूसरे की हम लोगों को आस्था का जो है सदैव सम्मान करना चाहिए। तो जो आपका देवा शरीफ का मेला है यह लगता है आपका बाराबंकी में। अगर बात किया जाए बहराइच जनपद की, तो सैयद सालार का मेला, किसका मेला? सैयद सालार का मेला जो है यहाँ आपका बाराबंकी में देखने को मिलता है। किसका? सैयद सालार का मेला मिलता है आपका देखने को बहराइच जनपद में। कहाँ पर? बहराइच जनपद में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अंबेडकर नगर की बात करें, किसकी? अंबेडकर नगर की, तो अंबेडकर नगर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला लगता है जिसको गोविंद साहब के मेला के नाम से जानते हैं। किस मेले के नाम से जानते हैं? गोविंद साहब के मेला के नाम से जानते हैं। अंबेडकर नगर में मेला लगता है, अपने आप में बहुत ही बृहत स्तर का मेला लगता है। और यह प्राचीन काल में यानी कि आज से 30-40 साल के पहले भी यहाँ पर भारी संख्या में लोग आते थे मेला को देखने के लिए। आसपास के जो जनपद थे, आपका आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया या आपका गोरखपुर हो गया, यहाँ से जो है भारी मात्रा में लोग देखने के लिए मेला को आते थे। तो अंबेडकर नगर में आपको गोविंद साहब का मेला बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। आगरा की बात करें तो आगरा में आपका बटेश्वर मेला कैसे भूल सकते हैं? बटेश्वर मेला इस नाते वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बटेश्वर मेला जो होता है ये अपने आप में पशुओं पर आधारित मेला हो जाता है। यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त ज़्यादा होती है और पशुओं में भी बात करें तो जो ऊँट नस्ल होती है, ऊँट जो आपका पशु होता है, इसकी खरीद फरोख्त ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है मेरे भैया? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है झांसी में, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है ललितपुर में, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है हमीरपुर में। तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है यह आपको बताना है। अगर देखो उत्तर प्रदेश में बात किया जाए जो आपकी खनिज संपदा है यह बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती, बहुत सी सीमित मात्रा में पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही जनपद जहां आपकी यूरेनियम के सूक्ष्म भंडार देखने को मिलते हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर आपको यहाँ पर भंडार देखने को मिलती हैं, और वो हो जाता है आपका ललितपुर। क्या हो जाता है? ललितपुर हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो ललितपुर जनपद यहाँ पर यूरेनियम का सूक्ष्म भंडार देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला करा बस्ती, ऑप्शन नंबर दूसरा करा फैजाबाद, ऑप्शन नंबर तीसरा करा गोंडा, या ऑप्शन नंबर चौथा करा उन्नाव। तो बखीरा पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए अगर बखीरा की बात किया जाए, बखीरा हो जाएगा आपका कहाँ पर? बस्ती में आपका बखीरा पश्चिम बिहार देखने को मिलता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखा जाए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। वाह भाई, अपने आप में बहुत ही शानदार, जानदार और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है चंद्रभान, हालांकि यहाँ पर चंद्रभाल होना चाहिए था, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चंद्रभाल। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है विशंभर दयाल, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है आपका गोविंद वल्लभ पंत, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है इनमें से सरोजनी नायडू। तो बताना कि जो उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे इनका क्या नाम था। तो अगर लोकायुक्त की बात करें तो 1975 में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में आपके लोकायुक्त का। और जो पहले लोकायुक्त बने वे बने आपके विशंभर दयाल जी। कौन बने? विशंभर दयाल जी बने। तो उत्तर प्रदेश जो पहले लोकायुक्त थे ये विशंभर दयाल जी थे। अगर चंद्रभाल भाई साहब जी की बात किया करें तो विधान परिषद के पहले सभापति बने कौन? चंद्रभाल जी। कौन बने? चंद्रभाल जी। गोविंद वल्लभ पंत जी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद वल्लभ पंत जी, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में गोविंद वल्लभ पंत जी का नाम देखने को मिलता है। और सरोजनी नायडू जी की अगर बात किया जाए तो सरोजनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला आपके जो है राज्यपाल के रूप में देखने को मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश जो पहले लोकायुक्त के नाम देखने को मिलता है वे हो जाएंगे आपके विशंभर दयाल जी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना 9th क्वेश्चन पर।
और 9th क्वेश्चन कह रहा है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। वाह भाई। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है जौनपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है रायबरेली, या ऑप्शन नंबर चौथा आपका कह रहा है सुल्तानपुर। तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, यह आपको बताना है। आंवला विटामिन सी से परिपूर्ण, और अब ठंड का महीना आपका जैसे जैसे शुरू हो रहा है, आपका ठंडी का मौसम जैसे जैसे शुरू हो रहा है, आंवला की पैदावार हो रही है और बहुत आपके जो है मार्केट में यह बिकने लगा है। तो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है आपका आंवला, और इसमें से एक ज़िला है जो आपके आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का आपका जो है कैंडी वगैरह यहाँ पे भारी मात्रा में देखने को मिलती है। तो अगर बात करें सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, आपका आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हम लोग करें, तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10वां हो जाएगा आपका चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है आपका कन्नौज, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा फिरोजाबाद, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका बरेली, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा मेरठ। तो मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ हैं। चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, यह आपको बताना है, या इसे कह सकते हैं सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा आइए उसको देखते हैं। अगर कन्नौज की बात करें, किसकी, कन्नौज की अगर हम लोग बात करें, तो कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। किस नगरी के नाम से, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं कन्नौज को, या खुशबुओं का शहर कहते हैं इसको कन्नौज को। बरेली की बात करें तो बरेली का क्या हो जाता है, सुरमा हो जाता है। कौन सा, बरेली का सुरमा हो जाता है। और बरेली जो फेमस है यह अपने बेंत वगैरह के लिए फेमस हो जाती है। मेरठ की बात करें जाए तो मेरठ को हम लोग जो है क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं, और यहाँ क्या प्रसिद्ध हो जाता है, आपका खेल का सामान यहाँ का प्रसिद्ध हो जाता है मेरठ का। और अगर फिरोजाबाद जनपद की बात करें तो फिरोजाबाद आपका चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कांच के सामान के लिए उद्योग है, और इसी को हम लोग जो है सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो सही जवाब आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि फिरोजाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और कह रहा रेणुकूट जाना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा ताप बिजली घर हेतु, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा इस्पात उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा एल्यूमिनियम उद्योग, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा सीमेंट उद्योग। तो रेणुकूट जो आपके उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में देखने को मिलता है, यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। तो अगर इसका सही जवाब की बात किया जाए, किसकी, रेणुकूट की अगर सही जवाब की बात किया जाए तो रेणुकूट आपके एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आपका एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, तो उसको बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल था आपका। रेणुकूट आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपके एल्युमिनियम उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हिंडाल्को आपका यहीं पर देखने को मिलता है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और करा उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिजनौर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बलरामपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा करा श्रावस्ती, या ऑप्शन नंबर चौथा करा चित्रकूट। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ पर जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो आपकी 12 जनजातियाँ देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है कि जो अगर बुक्सा जनजाति की बात किया जाए तो बुक्सा जनजाति में जो समानता देखने को मिलती है हम लोगों से, वो ये मिलती है जैसे अपने यहाँ वर्ण विभाजन है, ठीक इसी प्रकार बुक्सा जनजाति में भी वर्ण विभाजन देखने को मिलता है। इनके यहाँ भी बुक्सा पंडित, बुक्सा नाई, बुक्सा अहिर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात क्या है कि बुक्सा जनजाति आपकी कहाँ देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा यह बिजनौर में देखने को मिलती है। कहाँ पर, बिजनौर में देखने को मिल जाती है बुक्सा जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारा सही जवाब बन जाएगा। बुक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में देखने को मिलती है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुई। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला कर आपका लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर दूसरा कर डलहौजी, ऑप्शन नंबर तीसरा कर मेयो, या ऑप्शन नंबर चौथा कर आपका कर्जन। तो किसके समय में आपकी प्रथम जनगणना हुई थी। तो देखिए जो प्रथम जनगणना की बात होती है, कब की बात होती है, प्रथम जनगणना की बात होती है वो होती है 1772 में। कब होती है, 1772 में हमको पहली जनगणना देखने को मिलती है।
और 1772 में जो पहली जनगणना हुई उस समय किसका शासन था? तो उस समय आपके मेयो देखने को मिलते हैं। कौन मेयो का शासन था? काहे उठा गए? तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। मेयो के शासनकाल में आप 1772 में पहली जनगणना देखने को मिलती है। अगर बात किया जाए इसी के ठीक 10 साल के बाद 1781 में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन का शासनकाल आ गया और लॉर्ड रिपन के शासन से ही यह व्यवस्था बना दी गई कि अब प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाएगी। जो अपने उत्तर प्रदेश में या समूचे भारत में हम कह सकते हैं जो लास्ट बार जनगणना हुई है या सन 2011 में हुई, और सन 2011 के बाद क्या सन 2021 में होनी थी। लेकिन हुआ ये कि आपकी एक महामारी फैल गई पूरे वैश्विक स्तर पर, जिसे हम लोग कोविड के नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। उसके कारण यह आपकी जनगणना हो नहीं सकी और तब से आपकी लगातार डिले होती जा रही है। तो जो आपकी लास्ट टाइम जनगणना हुई है यह हुई है आपकी 2011 में। चलते तो पहली जनगणना हुई आपकी लॉर्ड मेयो के समय में, और कंटिन्यू कब से होना शुरू हुई? एक 10 साल के अंतराल पर, तो है आपका रिपन का शासनकाल हो जाता है। चलते हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच में है? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा नोएडा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आगरा से ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आगरा से लखनऊ, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आगरा से इलाहाबाद। इसी के साथ ही एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सुझाव से हमें अवश्य अवगत कराएं कि यमुना एक्सप्रेसवे आपका किन शहरों के बीच में देखने को मिल जाता है। तो देखिए यमुना एक्सप्रेस आपका जो कहाँ देखने को मिलेगा, यह बन जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा के बीच में, या यूँ कहें कि आपका जो है आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में आपका देखने को मिल जाता है। कौन सा आपका? ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाता है। अगर इसके लंबाई की अगर इसके लंबाई की बात करें, किसकी? अगर हम लोग इसके लंबाई की बात करें तो 165 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है। कितनी लंबाई हो जाती है इसकी हमको देखने को मिलती है 165.5 किलोमीटर। एक 165.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई देखने को मिलती है। चलते हैं आगे हम लोग अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और हम सभी के काम में आने वाला एक दस्तावेज, क्योंकि हम सभी क्या हैं कि अधिकांश लोग अपने में से क्या होंगे कि एक किसान के परिवार से होंगे कि खेती किसानी उनका जो है कभी ना कभी काम करते होंगे, तो इस दस्तावेज को बहुत अच्छी तरीके से वे जानते होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 1870 में, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 1875 में, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 1990 में, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 1970 में, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 1975 में, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 1990 में, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 1992 में। तो किसान बही योजना कब से शुरू की गई थी यह आपको बताना है। जय जवान जय किसान, हम सभी किसान के परिवार से हैं, कहीं ना कहीं हम लोग जो है उससे संबंधित हैं किसानी से, तो हम सभी के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज है, हम सभी घरों में यह होगा, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। और इसी के साथ ही साथ एक किसान के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा कि इसका जो सही जवाब बनेगा वह बन जाएगा आपका 1992 के अंतर्गत किसान बही योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत यह बताया गया, क्या बताया गया कि जो किसान है उसके पास कितनी शुद्ध भूमि है जिस पर वो खेती की जा सकती है। आज खेती किसानी से आज संबंधित बातें जो उसके स्वामित्व जहाँ पर है खेती पर, इससे जो संबंधित बातें हो जाती हैं वो आपकी किसान बही के अंतर्गत दर्ज होती हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग अपने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके यूपी से रिलेटेड थे उनको देखने का प्रयास करे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आई होगी और आप सभी इसे अवश्य लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, आपके चेहरे की मुस्कान यूं ही सलामत रहे। तेरे माथे